जी, हो गई, हो गई। ओके, चलिए। तो सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत करता हूँ मैं मकसूद सैयद। आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे ब्लॉगोरा फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। जितने हमारे 100 वॉरियर्स हैं, जो कोर टीम के हैं, हार्डकोर है, सुपर हार्डकोर है, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का मैं आज तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। जे आपका यहाँ पर स्वागत ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत है। और आज का जो सेशन है वो है टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट। इस पे मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ, आपके सामने ये रखने वाला हूँ दोस्तों। नए साल का पहला महीने का आखिरी पड़ाव है, ठीक है ना। और हमारे इंतजार का, जो पिछले 4 महीने से हमारा इंतजार है, उसका भी आखिरी पड़ाव है दोस्तों। हम आखिरी उस पड़ाव में, आखिरी आखिरी सेशन में मैंने ये सोचा कि एक ऐसा सेशन टेक्निकल एनालिसिस से किया जाए और इस टेक्निकल एनालिसिस फैक्ट को लेकर के ब्लॉक ओरा जर्नी जर्नी देखी जाए, ब्लॉक ओरा और डीफाई की जर्नी को देखा जाए दोस्तों। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट, यानी आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, ये एक ऐसा सेशन है जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट पे बात होती है। और ये टेक्निकल एनालिसिस किसने किया है? तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के वो कुछ ऐसे चुनिंदा होशियार स्टूडेंट्स ने इस पे टेक्निकल एनालिसिस किया है, जिनका रिस्पेक्टेड नाम है मिस्टर आमिर खान सर, ठीक है। जिन्होंने इसका टेक्निकल सेशन का पूरा टेक्निकल और फैक्ट निकाला, और उसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैंने मिला जुला करके एक जर्नी तैयार किया है। और वो आज आपके सामने मुझे रखना है इस आखिरी पड़ाव में, आखिरी समय में, इंतजार के आखिरी समय में। मेरे शब्दों को भी ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या आखिरी है। तो हमारे इंतजार की आखिरी समय में एक जर्नी हम देखते हैं, ब्लॉक और डिफाई की एक पूरी जर्नी को हम देखते हैं टेक्निकल। वैसे ये टेक्निकल एनालिसिस का जो सेशन है दोस्तों, ये 4 घंटे का सेशन है। यस, 4 घंटे इस सेशन को अगर सुना जाए तब आपको पूरा इस टेक्निकल एनालिसिस का फैक्ट समझ में आएगा। मगर आप घबराइए मत, मैं 4 घंटे नहीं लेने वाला। मैं आपको कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा इस सेशन को मैं कंप्लीट करूं, तैयार करूं, ताकि आपको भी मजा आएगा सुनने में। और क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा। मगर दोस्तों, मैं चलूंगा थोड़ा स्पीड में, बहुत। वैसे मेरी स्पीड है बात करने की ज्यादा, और आज मैं थोड़ा और ज्यादा स्पीड पे चलूंगा। तो आप अपना ध्यान, दिमाग स्क्रीन पे रख करके थोड़ा सा इसको सीखना, समझना, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, डिस्क्लेमर के तौर पे थोड़ा सा ये बता दूं कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे आमिर खान सर और उनकी टीम ने किया हुआ है, ये एक उनका थॉट है, ये उनकी सोच है। और उसके अंदर कुछ जो अगर मैंने जर्नी के तौर पे मिलाया है, तो ये मेरे थॉट है। अगर आप भी अगर कुछ किसी चीज पे टेक्निकल एनालिसिस करोगे, तो उसके रिजल्ट कुछ और निकल सकते हैं, मेरे रिजल्ट कुछ और निकल सकते हैं, आमिर खान सर के भी तो इसको आप इस सीखने के लिए, समझने के लिए ही लेना दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी था दोस्तों। तो सबसे पहला बात ये करते हैं अपने, ये वाई वाई चॉइस डीफी एआई ब्लॉक। क्यों लोगों ने ब्लॉकरा डेफी एआई को चुना दोस्तों? 70,000 लोगों ने इसको चुना, इसको पसंद किया। तो क्यों किया? तो उन 70,000 लोगों में से 60 या 70% लोगों ने ये देख करके चुना कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। जूम में दिखाया गया कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, या तो किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा, या किसी फिजिकल मीटिंग में आपको कहा गया होगा कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना कि भाई तू है ना, तो चल मैं भी जुड़ता हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसा करके कुछ लोगों ने क्या भी। मगर 70 या 70% लोग, जानकार लोग, तो इस प्रोजेक्ट को इसलिए अपनाया लोगों ने क्योंकि ये ब्लॉकचेन बताया गया कि ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। उस ब्लॉकचेन, मगर कैसी ब्लॉकचेन? तो ये कहा गया कि ये है एडवांस ब्लॉकचेन, एडवांस, ठीक है, ऐसा कहा गया कि एडवांस है। और बाकी में एडवांस था। इसके बाद में ये बताया गया कि ये ओपन सोर्स होती है ब्लॉकचेन। लोगों को बताया ओपन सोर्स मतलब कि इसके जो कोड रहते हैं वो कोई भी देख सकता है, यूज कर सकता है, पढ़ सकता है, ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स के बाद में आगे एक और बात आई कि ये हैंग होता है, ठीक है।
ये डिसेंट्रलाइज है। ऐसा कहा गया कि ब्लॉकचेन जो कि डिसेंट्रलाइज होती है, और हम लोग सब जानने भी लग गए कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होती है। हाँ, इसका कोई मालिक नहीं होता, नो डाउट इसका मालिक नहीं होता, मगर इसके डेवलपर होते हैं। डेवलपर जब ब्लॉकचेन को डेवलप करके पब्लिक के हवाले कर देते हैं, फिर वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। पहले सेंट्रलाइज में ये बनती है, इसके बाद में पब्लिक के पास जाने के बाद में डिसेंट्रलाइज हो जाती है। तो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन जो है वो के डिसेंट्रलाइज है, नॉन हैकेबल कहा गया। नॉन, ये हैक नहीं होती है, बोले ब्लॉकचेन को हैक नहीं होती है। ऐसे कई जूम में मैंने भी बोला, हमारे जितने भी स्पीकर्स आते हैं, गिरीश जी है और हमारे तानाजी देसाई सर है, और ऐसे ही हमारे इसाक जी है, सब लोगों ने बोला ये हैक नहीं होती है। और नो हैक होने के लिए वो भी बताया कैसे हैक नहीं होती है, ठीक है। ये एडिट नहीं होती है, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता। इसके जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं अब तक के, हमारे इस ब्लॉकोरा के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, उसको कोई एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। इस ब्लॉकचेन पे प्रॉपर्टी टोकन बनते हैं, ये कहा गया। इसके बाद में सिक्योरिटी टोकन बनते हैं, कस्टोडियन टोकन बनते हैं। उसका जो एपीओएस था, यानी कि इसके जो स्टेकिंग के जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका जो फंक्शन है एपीओएस, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक का फंक्शन था, ऐसा लोगों को कहा गया। ये सारी चीजें देख करके लोग इसमें अट्रैक्ट हुए डेफी आई ब्लॉकोरा के अंदर। इसका स्पीड के बारे में भी बताया गया कि 5 लाख का ट्रांजेक्शन का स्पीड है, ये भी बताया गया, ठीक है, ये भी। और इस पे ब्लॉकचेन का इसका खुद का एक कॉइन होता है, इसका जो खुद का जो कॉइन होता है ये होता है। ये ब्लॉकचेन के खुद के अपने गुण धर्म है, कहते हैं ना गुण धर्म, ये ब्लॉकचेन के गुण धर्म है। ये ऐसा बताया गया और लोगों ने इसको सीखा और समझा, ठीक है। मगर दोस्तों, इस ब्लॉकचेन के अंदर बनता क्या है, ब्लॉकचेन किस काम लगती है, तो ब्लॉकचेन में बनते हैं टोकन। तो लोग, टोकन क्या क्या बनते हैं इस पे, टोकन बनते हैं ना, टोकन बनता है। तो टोकन की एक अलग गुणधर्म होते हैं, ब्लॉकचेन के अलग गुणधर्म है जो ब्लॉकचेन के अंदर। इसके बाद में टोकन, टोकन के अलग गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला टोकन का होता है, एक तो टोटल सप्लाई होती है, ठीक है। इसके बाद में होती है सर्कुलेशन सप्लाई, दूसरा क्या होता है सर्कुलेशन सप्लाई। तीसरी होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन का एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। इसके बाद में उसका एक नाम होता है, कुछ भी नाम होता है, चाहे हम यहाँ इसको टी बैग बोल सकते हैं, ब्लॉगोरा बोल सकते हैं। मगर कोई भी अगर कोई टोकन ब्लॉकचेन में जाकर के कोई डेवलपर उसका कोडिंग लिख करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करता है, तो ये होता है टोकन। उसका कुछ भी नाम हो सकता है दोस्तों। कोई डेवलपर अगर टोकन को डेवलप करता है और उसको उसका कोड लीक करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके ब्लॉकचेन में, कोई भी ब्लॉकचेन में अगर उसको डिप्लॉय करता है, तो वो टोकन कहाँ होते हैं, कहाँ जाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कोई भी डेवलपर अगर टोकन बनाता है, तो वो एक वॉलेट में जाता है जिसको कहा जाता है मदर वॉलेट, ठीक है। पहले मदर वॉलेट में जाते हैं, एक वॉलेट में वो कॉइन जन्म लेते हैं, बनते हैं। तो अभी हम समझने के लिए समझते हैं कि ये डीफाई जो है, ये एक वॉलेट है जिसके अंदर टोकन को जन्म दिया हुआ है। कितने टोकन, 20 लाख टोकन। ये हमारी जर्नी है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। डीफाई के अंदर ये 20 लाख टोकन का जन्म हुआ दोस्तों। तो अब ये है ब्लॉक के जो डीफाई का जो 20 लाख है, उसका क्या है, तो उसके बना दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब मार्केट में इसको लोग लेंगे कैसे, इसका प्रचार प्रसार, कॉइन अगर टोकन बनाया है तो टोकन की लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, पॉपुलर कैसे किया जाएगा। तो डिफाई सिस्टम ने बनाए इसके कॉन्ट्रैक्ट, शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाए गए, 3x, 3x देने के कॉन्ट्रैक्ट से लोगों ने इस पे अट्रैक्ट करा और लोगों को इसके ब्लॉक के कॉइन की लोगों को जानकारी मिली। तो ये डिफाई जो है वो क्या है, वो सेंट्रलाइज दोस्तों। जैसे कभी कभी अटकता है, ये डिफाई जो है वो एक सेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज है। टोकन की एक अलग गुणधर्म है और डिफाई के भी अलग है। अभी पता लगा कि ये 20 लाख कॉइन है टोकन और लिमिटेड है, और इसमें 3x का ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कर अभी लोगों को ये कॉइन चाहिए, या इस कॉइन की वैल्यू अभी क्या है, तो कोई बता सकता है क्या, कोई इसकी वैल्यू नहीं। कि अगर टोकन बने हैं और एक वॉलेट में है 20 लाख, तो इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं। टोकन की वैल्यू कब बनेगी और टोकन को लोग कहां जाकर खरीदी करेंगे, तो ये होगा लिक्विडिटी पूल में, एक एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट होगा, वहां पर उसका रेट बनेगा, वहां पर उसका बाय होगा और सेल होगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी के भी अलग चीजें हैं, 3 चीजें हैं, एक तो रेट है, बाय है और सेल है। ये
तीन जो चार चीजें अभी आपको बताई, एक तो ब्लॉकचेन, टोकन, डिफाई और लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल में क्या होगा, रेट होगा, एक रेट बनेगा वहां पर, और यहाँ पर सेल होगा और बाय होगा, ये तीन चीजें हैं। तो अभी हम समझते हैं पहले लिक्विडिटी को, ये तीन चीजों को जो है साइड पे रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सबसे पहले अभी समझते हैं लिक्विडिटी पूल के बारे में, कि लिक्विडिटी पूल अभी एक डेवलपर ने उसका अपना टोकन बनाया है, और इसका रेट बनाने के लिए लिक्विडिटी बनाना है, एक्सचेंज में इसको करना है, स्वैपिंग एक्सचेंज में। स्वैपिंग एक्सचेंज के अंदर ही लिक्विडिटी होती है, और स्वैपिंग एक्सचेंज होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिक्विडिटी नहीं होती, वहां पर लिक्विडिटी नहीं होती है, वहां पे बायर सेलर लोगों की एक भीड़ होती है, वहां पर बायर लोग खड़े रहते हैं, सेलर लोग खड़े रहते हैं, लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी के लिए स्वैपिंग एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ये होता है। तो अभी सारे कॉइन किसके पास है, एक वॉलेट में है, और वो वॉलेट डेवलपर का है, और वो डेवलपर के वॉलेट का नाम है डीफाई। ये समझने के लिए बताया है, ठीक है। अभी वहां पर रेट लाना है इस टोकन का, तो क्या किया, सबसे पहला रेट लाने के लिए क्या चीज है कि टीबैक और यूएसडीटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पूल में जाएगा तो निकलेगा वहां पर क्या, रेट निकलेगा दोस्तों, सही है। ये अभी काफी दिनों से आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। कई लोगों ने इस सेशन को सुना, ये सारी चीजें सीखी है, समझी है, कई लोगों को ये रिपीट होता होगा, कई लोगों के लिए ये नई चीज भी होगी दोस्तों। लिक्विडिटी में किसी भी कॉइन का रेट लाने के लिए दो चीजों को लेकर के अगर कॉम्बिनेशन में खड़े रहे तो उस कॉइन का रेट बनेगा, और वो कॉइन का एक मार्केट बनेगा, एक दुकान बनेगी जहां पर लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसको कहा जाता है बाजार, मार्केट का बाजार यानी दुकान भी कहे जाते हैं। अभी शुरुआत में अगर 10,000 कॉइन और $10,000 लेकर के लिक्विड, जूम में मैंने भी ये उदाहरण दिया है कि 10,000 कॉइन अगर $10,000 लेकर के पूल लिक्विडिटी में अगर कोई खड़ा रहा, तो यहाँ पे रेट क्या निकलता है, तो रेट इसका निकल के आता है $1। कैसे $1 निकलता है कि 10,000 कॉइन की वैल्यू $10,000 है, इसको ऐसे गिना जाता है। तो $10,000 की वैल्यू 10,000 कॉइन है, तो $1 का रेट है। मगर दोस्तों जब नया रेट लाना हो तो पहली बार में रेट आप डिसाइड करके ला सकते हो, डिसाइड करके ला सकते हो कि सपोज 10,000 कॉइन और $10,000 न रखते हुए अगर हमने 1,00,000 कॉइन और $10,000 अगर रखे हो, तो यहाँ पे रेट क्या निकलेगा दोस्तों। बहुत मीटिंग में बहुत फिरोज सर के मुंह से हमने सुना है गणित का धंधा है, तो ये गणित के धंधे में ये कैलकुलेशन चलेगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने पास एक कैलसी भी रखो और इसको कैलकुलेट करके गिन सकते हो। मैंने गिना हुआ है, मैं तो आपको बता दूंगा यार नेक्स्ट नेक्स्ट करके, मगर आपको भी अपने हिसाब से गिन सकते हो। 1,00,000 कॉइन और $10,000 लेकर के अगर पहली पूल बनाया जाए तो यहाँ पे उसका रेट निकल के आएगा 0.10 सेंट, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पर अगर ऐसा किया जाता कि 10,000 कॉइन और $1,00,000 $1,00,000 रखे होते और 10,000 कॉइन रखे होते, तो यहाँ पे निकलता रेट इसका $10 का रेट, $10 रेट निकलता, ठीक है। ये पहली बार में रेट बना सकते हैं, एक बार रेट बन गया और पूल बन गया, फिर आप रेट ला नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं, रेट बढ़ सकता है या रेट कम हो सकता है, दो ही बातें होती है, मगर रेट को नया ला नहीं सकते। नया रेट लाने के लिए नया टोकन होना जरूरी है, नया पूल होना जरूरी है। तो ये और आगे देखते हैं कि 1,00,000 कॉइन और $61,00,000 ये दो चीजें लेकर के अगर नया पूल क्रिएट किया तो रेट क्या निकलेगा, आप देखो। तो रेट निकलेगा $61 का। ये पहली बार पूल बनाने में ये रेट डिसाइड हो सकता है, निकल एक बार पूल बन गया, रेट निकल गया, फिर इसका आप रेट ला नहीं सकते हो, बढ़ा सकते हो। कैसे, बाय करके बढ़ा सकते हो और सेल करके कम कर सकते हैं। ये पूल का ये नियम है, ये लिक्विडिटी पूल के इसके खुद के कुछ गुण धर्म है दोस्तों, ठीक है। अभी इन तीन चीजों को हम साइड पे रखते हैं, मगर अब समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई कि डिफाई ने कॉन्ट्रैक्ट निकाले 3x के और लोगों को पता चला, तो लोगों ने क्या करा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आया शुरुआत में, कोई $1,000 का उसको कॉन्ट्रैक्ट लगाना था, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या उसको टी बैग लेने की जरूरत हुई, तो टी बैग लेने ये लिक्विडिटी में गए, तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, 1,000 कॉइन लिक्विडिटी पूल को में दिया और 1,000 कॉइन को इन्होंने लिया। ठीक है दोस्तों, ये पूल लिक्विडिटी में ऐसे हुआ कि कोई एक बंदे ने अपना पहला
सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट लगाने के लिए $1000 का कॉइन लिया ब्लॉकोरा, तो $1000 दिया और 1000 कॉइन लिया। तो लिक्विडिटी पूल में क्या हुआ कि 10,000 में से 1000 कॉइन माइनस हुए और $10,000 में 1000 कॉइन प्लस हो गए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि 10,000 में से 1000 माइनस होके 9000 कॉइन लिक्विडिटी में बचे और 10,000 में 1000 कॉइन डॉलर प्लस हो गए, यानी $11,000 अब लिक्विडिटी पूल में आ गए। ठीक है, अब इसका अगर रेट निकालोगे तो कैसे निकालेंगे कि 9000 कॉइन की कीमत $11,000 है, यानी 9000 टी बैग की वैल्यू $11,000 है। तो 11,000 डिवाइड बाय 9000 आप करोगे तो रेट इसका यहाँ पर आएगा ये वाला। ठीक है, ये रेट निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो बंदा था एक जिसने कॉन्ट्रैक्ट 1000 का लिया था, उसने कुछ लोगों को सर्कल में बात की और 6 नए लोग आए $500 का पैकेज लगाने के लिए। तो 6 $3,000 का इनको कॉइन की जरूरत पड़ी कॉन्ट्रैक्ट लगाने के। तो ये 3,000 जो कॉइन इन्होंने लिक्विडिटी में जाकर के खरीदा, तो $3,000 लिक्विडिटी में दिया और जो रेट था उसके हिसाब से 2459 2459 टी बैग इन्होंने लिया और $3,000 दिया। कहाँ दिया? पूल लिक्विडिटी में सेव करके लिया। तो क्या हुआ दोस्तों अब पूल में कि 9000 में से 2459 कॉइन कम हुए और $3,000 प्लस हुए, तो 6541 कॉइन बचा लिक्विडिटी में और $14,000 लिक्विडिटी पूल में इकट्ठा हो गया दोस्तों। तो इसका रेट अभी कैसे निकलेगा कि भाई 6541 कॉइन का वैल्यू $14,000 है, तो इसका रेट निकल के आता है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसके बाद में फिर कुछ लोग आए, 30 लोग आए, क्योंकि फैलने लगा पूरा मार्केट में, लोगों को प्रचार होने लगा, फैलने लगा। तो 30 लोग आए जिन्होंने $100 का पैकेज अपना लगाने की इच्छा बनाई और शुरुआत की। तो ये 30 लोगों ने $100 की वैल्यू का जो पैकेज लगाने के लिए कॉइन लेना था, तो वो लिक्विडिटी में जाकर के लिया, यानी $3,000 इन 30 लोगों ने मिलकर के लिक्विडिटी में दिया और 1401 टी बैग इन्होंने रेट के हिसाब से लिया। ठीक है, इस तरह से इसका रेट बढ़ता गया दोस्तों। तो अभी पूल लिक्विडिटी में क्या हुआ कि 6541 कॉइन में से 1401 कॉइन गया, यानी 5140 कॉइन बचा और 17,000 टी बैग लिक्विडिटी में यहाँ पर पूल में दिखा आ गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना हो तो सेम यही प्रोसीजर है बार बार कि 5140 कॉइन की वैल्यू $17,000 है। तो आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो कि 17,000 डिवाइड बाई 5140, तो उसका आएगा रेट यहाँ पर निकल करके ये। ठीक है, इसके बाद में और कुछ लोग आए, 100 लोग आए और इन्होंने $50 का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के डिफाई के अंदर 3x करने के लिए अपनी इच्छा बनाई, अपना बनाया। तो इन 100 लोगों ने $50 के $5,000 पूल लिक्विडिटी में दिया और 1515 कॉइन इन्होंने लिया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हुआ लिक्विडिटी में, तो 3625 कॉइन बचा और $22,000 यहाँ पर इकट्ठा हो गया। कैसे इकट्ठा हो गया कि 17,000 थे जिसमें 5,000 प्लस हुआ तो $22,000 लिक्विडिटी में आया और 3625 वहां पर टी बैग बचा दोस्तों। तो अब इसका रेट भी आप निकाल सकते हो कि 22,000 डिवाइड बाय 3625, तो रेट इसका निकल के आएगा ही। इस तरह से इसका रेट बढ़ता गया। फिर कुछ लोग आए जिन्होंने बाय किया तो $12 हुआ। इसके बाद में कुछ लोग आए, इन्होंने खरीदा तो $24 हुआ। फिर कुछ लोग आए और इन्होंने फिर बाइंग करा तो $36 का हुआ, $48 का हमने जर्नी देखी हुई है। ठीक है, आपने भी देखी होगी कि $48 पे ये पूल लिक्विडिटी में जो बीएनबी के पैनकेक शेप में जो इसका पूल जो बना था वो ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। ये आंकड़े उस समय के उस एक्सचेंज के कुछ भी हो सकते हैं, मगर सिचुएशन कुछ इसी तरह से वहां पर बनी थी दोस्तों। अभी बात ये है कि ये जिन लोगों ने कॉइन खरीदा, ठीक है, लिक्विडिटी में जा करके बाइंग करके जो कॉइन खरीदा, ये कॉइन इन्होंने दिया कहाँ गए कॉइन, तो ये कॉइन इन्होंने दिया किसको? डेफी को। क्योंकि पैकेज लगाने में डॉलर का यूज नहीं होता था, पैकेज लगाने में क्या यूज होता था? कॉइन, और कॉइन खरीदना पड़ता था
एक्सचेंज में जा करके। तो पब्लिक कॉइन को एक्सचेंज से खरीद करके डेफी के अंदर डाल के अपना पैकेज स्टार्ट करते थे, स्टेकिंग करते थे, उसको कहा जाता है स्टेकिंग। तो ये जो 1000 जो पहले जिसने खरीदे उन्होंने अपने 1000 कॉइन कहाँ दिए, तो इन्होंने अपने 1000 दिए यहाँ पर डीफाई में, ठीक है। अभी इसके बाद ये 6 लोगों ने जो खरीदा इन्होंने अपने कॉइन कहाँ दिए, डीफाई में। इसके बाद में 30 लोगों ने अपने 3000 1400 टीबैक जो था 1401 कहाँ दिए, डीफाई में। और सब लोगों ने अपने कॉइन बाय करके डीफाई में डाल करके स्टेकिंग का पैकेज अपना स्टार्ट किया। तो दोस्तों डिफाई ने क्या दिया, देखो डिफाई ने भी दिया कुछ, क्या दिया, तो डिफाई ने दिया डेली विड्रॉल 1%। शुरुआत था तो इस सिस्टम के अंदर 1.5 भी था, 1.6 भी था, 1.25 था। एवरेज एक समझने के लिए, जर्री को समझने के लिए 1% का अपन समझते कि डिफाई ने जो है 1% का डेली का विड्रॉल दिया डेली, ठीक है। अभी इस विड्रॉल की बात करते हैं, कैसे दिया, क्या हुआ, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक तो आपको समझ में आई होगी कि ये इस तरह से रेट शुरुआती तौर में इस तरह से बढ़ा, लोगों ने आकर के यहाँ पर स्टेकिंग किया और कॉइन को बाय किया और रेट बढ़ा और स्टेकिंग किया, और डिफाई ने क्या किया, उसको विड्रॉल दिया, ठीक है। तो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट जो था शुरुआत में जिसने लिया था, एक बंदे ने उसके 1000 टीबैक दिए। यहाँ पर एक पोस्टर आया, किसी एक बंदे ने मान लो $1000 का स्टेकिंग किया था, ठीक है। यहाँ पर हम किसी एक का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में शुरुआत में जैसे कि इशाक सर का अगर नाम लो, तो अगर कोई रॉयल्टी ना मांगे तो इनका नाम लो, वरना कोई भी हो सकता है बंदा, कि 1000 टीबैक इन्होंने दिया डीफाई को और अपना पैकेज स्टार्ट किया, ठीक है। तो डिफाई ने उनको क्या दिया, डेली विड्रॉल 1% दिया, यानी 1000 का 1% होता है $10, ठीक है दोस्तों। तो $10 यहाँ पर इनको डेली विड्रॉल में मिला। मगर अभी हम यहाँ समझते हैं कि ये एक महीने की गिनती करते हैं, एक महीना, तो एक महीने में कितने दिन हमको विड्रॉल आता था, तो ये हमें करीब करीब 22 डेज आता था, 22 दिन, सैटरडे संडे छोड़ के। तो $10 अगर 22 दिन आता है, तो एक महीने में डीफाई की तरफ से उसको $220 का विड्रॉल आता था, ठीक है। $220 का विड्रॉल आता, डॉलर आते थे, उस डॉलर का वो बंदा विड्रॉल करता था। तो विड्रॉल करने के लिए ये थी कंडीशन कि एक तो रेट देखा जाता था और मंथली टीबैक देखे जाते थे। तो $220 उसको अगर मंथली मिले हैं और रेट सपोज इसका सेकंड लेवल का यहाँ पर गया है, यानी कि $1.22 के हिसाब से, तो उनको $220 किस रेट से इनको मिला, 1.20, यानी 180 टीबैक उसको मिले। जो बंदा 1000 का टीम जो पैकेज लगाया था उनको क्या मिला, $220 के विड्रॉल में 1.22 के रेट से 180 टीबैक उनको मिले दोस्तों। पहले महीने की बात। दूसरे महीने की बात समझते हैं। दूसरे महीने रेट बढ़ गया, 2.41 हुआ, और उसको मिलने कितने थे, $220 पूरे महीने में। तो 220 डिवाइड बाय 2.41, तो उस बंदे को मिले कितने, 91 टीबैक, ठीक है। जब भी इन्होंने विड्रॉल किया तो 91 टीबैक इनको मिले होंगे पूरे महीने की। तीसरे महीने रेट और बढ़ गया था, तो इनको 3.30 के हिसाब से $220 ही थे, वहां तो बढ़ना नहीं था, $220 3.30 के हिसाब से इनको मिले यहाँ पर 66 टीबैक। इसके बाद में चौथे महीने की बात करो तो 6.06 का रेट हुआ और $220 36 टीबैक उनको गए, ठीक है। अभी यहाँ पर उनको बहुत ऐसे हो रहा था कि यार 1.22 में हमें जो मिला है टीबैक उसका रेट बढ़ गया, उनको बहुत बेचने की इच्छा हो रही थी कि ये हमारा जो 180 टीबैक जो मिला है उसका रेट 1.22 से मिला है 2.41 हो गया, तो 2 गुना हो गया। बहुत इच्छा हो रही थी कि बेच दूं, मगर रात को जब जूम अगर इसाक भाई की, गिरीश जी की, या किसी तानाजी देसाई की, या तो जितने भी जूम लोग आते थे, कभी मैं भी आता था, और हम कहते थे जूम में कि ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत $10,000, $2,000, $5,000 पे पहुंचने का है, तो बेचने की इच्छा को वो मार देते थे, नहीं बेचते थे, और रखते थे, उसको रखा जाता था, बेचा नहीं जाता था, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ता गया। उसको चौथे महीने की 5वें महीने $12 हुआ, 18 टीबैक आए, $220 उनको मिले, 220 $12 की सबसे 18 मिले। इसके बाद में $24 का रेट हुआ, मगर मिलने तो उनको 220 ही थे, तो $220 डिवाइड बाय $24 का एक कॉइन, तो उनको सिर्फ 9 कॉइन आने लगे। इसके बाद में $36 का रेट हुआ, तो फिर और कम कॉइन आने लगे, 220 ही मिलना था। ऐसे करके करते 48 पे
$220 का विड्रॉल जब किया जाता था तो 4.5 टीबैग आते थे। ये 8 महीने की गिनती के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहला शख्स था जिसने $1000 का पैकेज लगाया था, उनको टोटल टीबैग कितने गए सिस्टम से? 422 टीबैग गए। और डॉलर की अगर बात करो तो 1760 8 महीने में इनको गए, ठीक है ना। इसके बाद में मिलना कितना था? 15 महीने, और ये 8 महीने का कैलकुलेशन है। अगर $48 का भी रेट रहा होगा और उसको 7 महीने और मिलना था तो 4.5 इंटू 7 यानी 31.50 कॉइन और उनको मिले थे, ठीक है। तो टोटल उनको टी बैग कितने सिस्टम से मिले? और यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे भी नजर रखेंगे तो 453.5 उसको टीबैग गए उस बंदे को, ठीक है, $48 के रेट से। तो अभी इस बंदे ने डीफाई को कॉइन कितना दिया था शुरुआत में? 1000 टीबैग दिया था, ठीक है। 1000 के पैकेज में 1000 टीबैग दिया था, और उस 1000 टीबैग में से डिफाई ने उसको 453 टीबैग पेड किया, ठीक है। अभी डिफाई में बचा कितना? तो 1000 में से अगर 453 माइनस करो तो 546 टीबैग डिफाई के पास में बचा, और रेट इसका 48 का है। तो ये बहुत खुश थे सिस्टम भी और वो भी, क्योंकि अगर वो जो बंदा था 453 टीबैग जिसको मिले हैं, वो अगर 48 का रेट न गिनते हुए सिर्फ 30 का रेट भी अगर गिने तो उसको $13,200 मिले। अब कॉन्ट्रैक्ट इसका क्या था कि 1000 का 3000 होगा, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट था। मगर ये उस बंदे को क्या हो गया? $1000 के बदले में इस रेट के हिसाब से उसको हो गया $13,200 का, ठीक है। तो खुश था, ठीक है। मगर ये प्रॉफिट में चल रहा था डिफाई का भी, कि प्रॉफिट में तो मैचिंग बोनस, रेफरल इनकम, ऑफर वो सारा मिलता था, ठीक है दोस्तों। ये इसका यहाँ पर ये ऐसी जर्नी हुई, ऐसे आंकड़े कुछ भी एक्सचेंज में हो सकते हैं, मगर कुछ इसी तरह से ही हुआ होगा, ठीक है। अभी रेट 48 का हो गया तो सारे लोग खुश थे, मगर बेचने के लिए लोगों को रोका जाता था जूम में कि और आगे बढ़ने वाला है और बढ़ने वाला है। मगर यह 48 का रेट था उस समय में। ये एक पैकेज भी आया था 7500 का, अगर आप लोग भूल न गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं। 7500 का एक पैकेज हुआ करता था पहले, जो 166 टी बैग में ये पैकेज यहाँ पर एक्टिव हो जाता था। यहाँ 48 का रेट था, और 166 170 80 की 170 80 की कॉइन लगते थे, इतने ही कॉइन लगते थे, और ये 7500 का पैकेज लग जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने इस पैकेज को लगा, इस पैकेज की भी आगे बात करते हैं। मगर रेट 48 का था, और सारे लोग यहाँ पर थे जो होल्ड करके रखे थे। बहुत दिनों से लोगों को बोला गया था सुबह में, लोगों ने अपने कॉइन को हेल्ड, मगर एक समय ऐसा आया कि लोगों का जो कंट्रोल था वो अनकंट्रोल हो गया, रोकने का, जो होल्ड करने का जो था $48 पे जो देखा गया, तो लोगों का अनकंट्रोल पेशन ऑफ टी बैग होल्डर, जो टी बैग होल्डर थे, $48 पे इन्होंने क्या देखा? कंट्रोल को खो दिया। क्यों? क्योंकि सभी के सपने क्या थे? कतार में थे। शुरुआत में इस कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग आए, ज्यादातर लोग एमएलएम कंपनी के लीडर्स लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए, जहां पर काफी सालों से सपने देखे थे, सपने पूरे नहीं हुए थे, सारे सपने इनके कतार में थे। किसी को क्या जरूरत थी, किसी का क्या, ऐसे बहुत सारे लीडर यहाँ पर थे और सबके सपने कतार में थे, और रेट 48 का था। अब कैसे इनको लोग रोक सकते हैं? बताओ, कैसे रोक सकते हैं? कोई रोक नहीं सकता था। तो सबको होम लेना था, किसी को कार लेना था, किसी को लैंड लेना था, किन को लेना था? तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पे, 2100 से ज्यादा लोग करोड़पति, सॉरी 1200 से भी ज्यादा, 2100 से भी ज्यादा लोग कार अचीवर, और 3000 से भी ज्यादा, आपने ऐसी कई जूम लिंक के अंदर ये वर्ड देखे होंगे कि जिन्होंने अचीव किया। अभी दोस्तों ये अचीव जो किया, जिन लोगों ने कार अचीव किया, हाउस अचीव किया, तो क्या ये कार जो है वो टी बैग दे करके कार खरीदा? कि ब्लॉगरा कॉइन, अगर किसी शोरूम में गए, आप टाटा के शोरूम में गए और उसको आपने टी बैग दिया ब्लॉगरा और कार खरीदा, क्या ऐसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ। किसी ने अगर कोई घर खरीदा तो कोई बिल्डर के पास जा करके उस बिल्डर को क्या कॉइन दे करके, उसने कॉइन दे करके घर खरीदा? ऐसे नहीं हुआ। तो ये सारे लोग फिर ये गए कहाँ?
ये कहाँ चले गए? तो ये सारे लीडर्स, ये सारे अचीवर्स गए सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, और इन्होंने सेलिंग को स्टार्ट किया $48 से। देखते हैं कैसे, क्योंकि डिफाई ने जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए थे पब्लिक को, और पब्लिक के पास अभी ये सारे कॉइन है, ठीक है। तो इनमें से ये सारे पब्लिक जो है अपने सपने साकार करने के लिए, अपने कॉइन को लिक्विड करने के लिए, क्योंकि किसी शोरूम में कॉइन तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं, किसी कोई बिल्डर कॉइन एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या करते हैं बिल्डर और ये शोरूम वाले? रुपीस को। तो इस कॉइन को रुपीस को कन्वर्ट करने के लिए इनको सबको जाना पड़ा लिक्विडिटी पूल में, ठीक है। लिक्विडिटी पूल में क्या था? वही टी बैग, यूएसडीटी और रेट, ठीक है, ये चीज थी। तो उस समय ये सिचुएशन रही होगी, शायद आंकड़े कुछ अलग रहे होंगे, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी ही रही होगी कि 1000 टी बैग और 48,000 यूएसडीटी यानी डॉलर, तब जाकर के उसका रेट $48 का निकला। मैं कह रहा हूं आप समझने की कोशिश करना, इसको कभी ऐसा रॉन्ग व्यू न लेना, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिचुएशन उस समय पैनकेक स्वैप एक्सचेंज की ऐसी रही होगी, आंकड़े कुछ और रहे होंगे, मगर सिचुएशन ऐसी कि 1000 टी बैग और $48,000 है, तो इसकी वैल्यू रेट वहां पर है। अब इस पब्लिक में से सपने साकार करने के लिए कोई तो बंदा गया और उसने 100 टी बैग को वहां पर जाकर के बेचा, सेल किया। तो क्या किया इसने? 100 टी बैग फ्लोर लिक्विडिटी में दिया और $4800 इसने लिया, ठीक है। तो अभी पूल में क्या हुआ होगा कि जैसे 1000 टी बैग थे उसमें 100 टी बैग प्लस हो गए, और 48,000 जो यूएसडीटी थे उसमें से $4800 माइनस हो गए होंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ वहां पर? 1000 के बदले 1100 टी बैग हो गए, और 48,000 यूएसडीटी के बजाय अब वहां पर हो गए 43,200 वहां पर डॉलर हो गए। अब इसका रेट क्या हुआ होगा? तो आप यहाँ गिनती कर सकते हो, 43,200 डिवाइड बाई 1100, तो रेट इसका हो गया यहाँ पर ये वाला 39.27, ये इसका रेट हुआ, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग और आए और 200 टी बैग इन्होंने वहां पर पैनकेक स्वैप में जाकर के बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि सारों के सपने कतार में थे और ये इनका हक था, ये इनकी जरूरत थी, ये इनकी सोच थी, ठीक है। इनका इनकी प्रॉपर्टी थी, तो इन्होंने आकर के बेचा और अपने साकार किए लीडर्स लोगों ने। यहाँ पर कुछ लीडर्स लोगों ने ऐसे भी किया कि कार लेकर के लोगों को भी बताया कि मैंने तो कार खरीदी, तू भी खरीद, तो वो भी गया फिर बेचने के लिए, और इन्होंने 200 कॉइन बेचे कुछ लोगों ने, और लिया कहां पर से $7,854 लिया। तो पूल लिक्विडिटी में एक्चुअल क्या हुआ होगा कि $1100 थे, 1100 टीबैग थे, वहां पर 200 टीबैग प्लस हुए, यानी 1300 टीबैग वहां पर इकट्ठा हो गए, मगर डॉलर जो थे वो 7,800 लिक्विडिटी में कम होकर के अब यहाँ पर हो गए $35,346 वहां पर बचे लिक्विडिटी में। अब इसका रेट आप निकालो तो क्या है कि $35,346 डिवाइड बाई 1300 टी बैग, ये 1300 टी बैग, तो इसका रेट निकल के यहाँ पर आता है $27.18, इसका अब रेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं कि ये यार ये तो रेट नीचे जा रहा है, तो साइकोलॉजी एक ये है, साइकोलॉजी मार्केट की ये कहती है कि जब रेट बढ़ता है तो आदमी होल्ड करके रखता है, ये सोचता है कि अभी और बढ़ेगा, अरे थोड़ा और बढ़ने दो, थोड़ा और बढ़ने दो, अपने कॉइन को, अपने एसेट्स को वो सेल नहीं करता जब इसका रेशो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जब ये रेट बढ़ने की कतार में होता है, तब लोग अपने अपने एसेट्स को, अपने कॉइन्स को सेल नहीं करते। ये मार्केट का एक साइकोलॉजी है, ठीक है। मगर रेट जब गिरने लगता है, नीचे आने लगता है, तब लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर ये 27 पे आया है, कहीं 20 ना हो जाए, बेच दो। तो लोगों की क्या सिस्टम निकलती है? बेचने वाली प्रक्रिया बनती है, सेल होने वाली प्रक्रिया बनती है, नीचे जब जाता है तब। तो फिर कुछ और लोग आए, 500 टीबैग इन्होंने बेचा और $13,590 इन्होंने लिया। अब लिक्विडिटी में 1800 टीबैग इकट्ठा हो गए और बचे डॉलर कितने? $21,756 बचे। इसका अब रेट ये आया $12, $21,765 का
अगर आप टी बैग देखो 1800 डिवाइड करोगे तो $12। $12 पे रेट आने के बाद ये कुछ लीडर्स, कोर टीम, डेवलपर लोगों ने यहाँ पर इसको रोका गया। कैसे रोका गया है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। मगर ये बीएनबी बाइनेंस पैनकेक स्वैप में जब ये $12 पे आया तो इसको रोका। अगर यहाँ पर $12 पे इसको सिस्टम को न रोका गया होता तो क्या होता देखते हैं। पब्लिक में से कुछ और लोग आते 700 कॉइन बेचते। क्यों बेचते? जैसे अभी बताया गया कि जब नीचे जाता है तो लोग क्या करते हैं, बेचना शुरू करते हैं कि कहीं ना कुछ जो हाथ मिला, जो रेट हाथ मिला उसमें बेच दो भाई, ऐसे करके लोग बेचने निकलते। तो बेचते 700 टी बैग कोई बेचता और $8,456 लेके जाता, तो बचता यहाँ पर 2500 टी बैग हो जाते और 8,300 के माइनस में चला जाता इसका, और ये रेट आ जाता इसका। और लोग कुछ लोग बेचते तो ये भी रेट हो सकता था, और लोग कुछ बेचते तो ये रेट होता, और लोग कुछ बेचते तो ये रेट आ सकता था, और भाई ये रेट यहाँ पर आ सकता था। मगर $12 पे कुछ तो दिमाग लगाया, कुछ यहाँ पर सोचा गया है। वो क्या दिमाग लगाया, क्या सोचा गया है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर ये है कि इस तरह से इसका रेट गिरा और इस तरह से बढ़ा, ये आपको मुझे दिखाना था। ये इसका जर्नी है जो कि हुआ। एक्चुअल एक्चुअल हुआ ये नहीं, मगर ऐसे कुछ आंकड़े रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये 7,500 वाले कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि लोगों ने इस पे बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत ही लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लग जाता था यहाँ पर 166 टी बैग में, और ये दिया जाता था डिफाई को। और डिफाई जो सिस्टम है वो क्या देती थी इसको, तगड़ा वाला विड्रोवल, यानी 1.60% का डेली $120 का यहाँ पर दिया जाता था। इसलिए दोस्तों देखो, आप मेरे ये जो तीर जो दिखाया है यहाँ पर, सर जो आमिर खान सर ने दिखाया, तीर जो दिखाया कि टी बैग जो जाने का तीर है वो पतला है, मगर डिफाई से निकलने वाला तीर जो है वो बड़ा है। अभी $120 डेली और मिल रहा था 22 दिन। तो 22 दिन का कितना होता है, 120 इंटू 22 डेज। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, $2,640 यहाँ पर इसको मिलते थे मंथली। ठीक है, अभी डॉलर का विड्रॉल करने पे क्या मिलता था, कॉइन। तो कॉइन का रेट होता था और मंथली टी बैग। तो कॉइन का रेट तो 48 था सबसे पहले महीने में, तो 48 का रेट और $2,640। तो $2,640 का विड्रॉल 48 से उनको 55 टी बैग मिला। टी बैग को विड्रॉल किया तो दूसरे महीने जो है 39 का रेट हुआ, 39.27 का मिलना उनको कितना था, 2640। तो $2640 39 के रेट से इनको मिला 67.22 टी बैग। तीसरे महीने में 27 का रेट हुआ और इनको $2,640 का 97.13 टी बैग इनको मिले। 3 महीने में देखो आप, टोटल अगर लगाओगे इसका इसका टोटल यहाँ पे लगाओ तो 210 के करीब करीब टी बैग इनको मिल चुके। ठीक है, 3 महीने तो इसका विड्रॉल ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट था। इन्होंने दिया कितना था, 166 कॉइन डिफाई को दिया था और 220 कॉइन तो इनको ऑलरेडी जा चुका दोस्तों। फिर $12 का रेट हुआ तो 218, मगर यहाँ $12 के रेट पर क्या किया, इसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अटकाया गया 7,500 के पैकेज को। ऐसा कहा गया भैया अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आपको मिलेगा, पूरा मैच्योरिटी आने दो, जब पूरा हो जाएगा तब आपको मिलेगा। उस समय तक कुछ ना कुछ दिमाग लगाया जाए, इस सोच करके यहाँ पर उनको होल्ड पे डाला गया। $12 का अगर उसको यहाँ पर होल्ड न किया जाता 7,500 पैकेज वालों को, तो क्या होता उस स्थिति को भी समझना जरूरी है। तो $12 का रेट यहाँ पर गया था, तो $2,640 $12 के हिसाब से 218 टी बैग उनको देने होते। ठीक है ना, इसके बाद में 3.4 का रेट आया तो 790 टी बैग जाते, और $2 के रेट पे उनको 1320 टी बैग जाते। 1.5 के डॉलर में 1.1760 टी बैग जाते, और अगर $1 पे रेट पे इनको विड्रॉल देना होता तो 2640 टी बैग उनको देना पड़ता। अभी ये 8 महीने का कैलकुलेशन है, 8 महीने में उनको $21,120 यानी 9,587
टी बैग इनको जा चुके होते दोस्तों। मगर दोस्तों यहाँ पर 8 मंथ की बात है, ये 9 महीने की बात थी। अगर 9 महीने में एक महीना अगर और गिनो 2640, तो टोटल टी बैग जो है इनको 12,227 टी बैग जाते। तो इन्होंने दिया तो 166 था, तो डेफी का बैलेंस क्या हो जाता, माइनस में होता। ठीक है, मैचिंग बोनस न दे पाता, रेफरल बोनस न दे पाते, इमीडिएट इसको भी होल्ड किया गया है उस पैकेज को यहाँ पर, इसलिए होल्ड किया गया। ये टेक्निकल एनालिसिस बोलती है दोस्तों। इसके बाद में कैसे इसको किया गया, कैसे संभाला गया, इसको देखते हैं। तो हमको ये कहा गया पूरे टीम लोगों को, कोर टीम को और सबको मिला करके, कि अभी हम डेवलपर लोगों के माध्यम से, कि जो टी बैग पुराना बीईपी 20 का जो है, जिसका रेट अभी यहाँ पर $12 आ चुका है, तो अभी इसको हम $12 के हिसाब से यहाँ पर ये, हाँ, नया एक टी बैग करेंगे जिसका कहा जाएगा 20, नाम देंगे 20, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बुलाएंगे क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा बहुत सारा कुछ कहा गया। और उस पे 20 आएगा, ठीक है, जिसका रेट यहाँ पर होगा $61 का, ऐसे कहा गया पहले ही, कि भाई बीईपी 20 का $12 का है, मगर अभी हम नया टीबैग बनाएंगे जिसका रेट होगा $61 का। ठीक है, तो हम सारे लीडर्स लोग, डेवलपर लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा बोलते थे, ऐसे सवाल करते थे कि ये नया कॉइन ला करके 61 का रेट लाते हैं, ये पुराना है उसी को 61 क्यों नहीं कर देते। मगर जैसे अभी पूल में हमने समझा कि नया रेट लाने के लिए नया कॉइन, नया पूल होना जरूरी, तभी नया, इसको नया नहीं ला सकते। ये अब समझ में आया, उस समय कुछ लोगों को समझ में नहीं आती थी बात कि ये ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, मगर हमको ये कहा गया कि पुराने जो बीईपी 20 के जो टी बैग है आपके पास में है, वो 5 टी बैग आप डिफाई को देंगे, तो डिफाई आपको क्या करेंगे, 2.0 का जो नया टी बैग है वो 61 का रेट रहेगा, वो आपको एक मिलेगा, यानी आप दोगे, एक आपको मिलेगा, यानी 4 जो बचेंगे वो डीफाई के वो वॉलेट में जाएंगे, वो बकेट में जाएंगे, गल्ले में जाएंगे, जहां से लोगों को विड्रॉल जाता है। ये इन्होंने ऐसा एक दिमाग लगाया गया उसको बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने सहारा स्टार में, सारे टीम लोगों ने मिलकर के मुंबई की सहारा स्टार में एक प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर लोगों ने डेवलपर के साथ में बहुत सारी ऐसी कई सुनी बातें करी, बहुत ऐसी बातें करके ये कहा गया कि भाई साहब, डेवलपर को लीडर लोगों ने समझाया किया, जबकि बहुत ही गलत था। डेवलपर को समझाया कि हमने $25 में विड्रॉल किया है, किसी ने $35 में किया है, किसी ने $20 में, इसका $12 क्यों गिनती लगाते हो, थोड़ा सा ज्यादा लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा लगाओ, $16 लगाओ। $16 की वैल्यू इन्होंने बड़ा दिल रखा डेवलपर लोगों ने, और $16 की वैल्यू को एक्सेप्ट किया कि अच्छा, बीईपी 20 की जो कॉइन है वो $16 की वैल्यू गिनी जाएगी, उसमें से आप 2.0 मिलेगा, और जो बचेगा वो 60 हो जाएगा यहाँ पर डेफी में, यानी टी बैग जो है बीईपी 20 का जो है, वो आपको 3.8 टी बैग अगर आप दोगे, तो आपको पॉलीगॉन 20 वाला टी बैग जो है वो यहाँ पर एक मिलेगा, तो बचे हुए जो 2.8 है वो डेफी के बकेट में जाएंगे। इस तरह से हमको पूरा समझाया गया, सिखाया गया दोस्तों। ठीक है, ये सारी 2.0 की इस तरह से तैयारी थी। मगर टी बैग जो बीईपी 20 का जो था, किसी ने उसी समय क्या हुआ था दोस्तों, देखो ब्रिज बना, बीईपी 20 यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, ये दो ब्लॉकचेन अलग अलग है, यानी कि बीईपी 20 और 20 की ब्लॉकचेन यानी पॉलीगॉन दोनों की। मगर टेक्नोलॉजी में कुछ लोग बहुत ही जानकार है और जानते हैं, साथी है, समझदार भी है, टेक्नोलॉजी में आगे, तो किसी ने तो ब्रिज ऐसा बनाया, और ब्रिज बना करके क्या किया, 6000 टी बैग बीईपी 20 से उठा करके पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे इन्होंने कर दिया यहाँ पर। तो उसको इमीडिएट क्लोज कर दिया गया, किसको, 20 को, जो 20 बना था, क्योंकि किसी ने अगर 6000 टी बैग इसने यहाँ से उठा करके लिए, तो ये फायदेमंद नहीं थी, ये नुकसान वाली बात थी। फिर इन्होंने कुछ समय बाद कहा, बोला कि डेवलपर लोगों ने अब नया टिकन बनाते, अभी ये नहीं बनेगा, ये सारा क्लियर नहीं किया जाता था टीम लोगों से, लीडर लोगों से, कि ऐसा ब्रिज बना, ये बना, तो सारे लोग कंफ्यूज थे। मगर फिर बाद में टेक्निकल एनालिसिस हुई, आमिर खान सर ने ये सारा निकाला, तब जाकर के ये सारी बातें पता चली कि ऐसा कोई ब्रिज बना करके 6000 लेके गया, फिर उसको क्लोज कर दिया गया। फिर बोला
2.0 नहीं, अब 3.0 बनाएंगे। 3.0 का नया टोकन बनाया और कहा गया इसका रेट $61 का रहेगा और रेट हो गया तुरंत ही। आपको शायद याद होगा कई लोगों को कि बहुत दिनों के स्टॉक विड्रॉल के बाद विड्रॉल जब शुरू किया $1000 की लिमिट से, और 2 दिन विड्रॉल मिला और तुरंत इसका रेट जो $61 का था एकदम से ड्रॉप हो गया। 76 के रेट से वो पुल बना था नए का, और इमीडिएट तुरंत ही रेट। तो सारे लोग, हम लोग भी कंफ्यूज थे, सारे लीडर कंफ्यूज थे कि अभी तो हमारे पास विड्रॉल मारने के बाद कॉइन आया भी नहीं तो रेट ड्रॉप कैसे हो गया, रेट गिर कैसे गया। कुछ लोग डाउट करते थे कि ये जो नितिन सर और फिरोज सर जो बैठे हैं दुबई में, ये कुछ ना कुछ उंगली करते हैं और रेट को गिराते थे, ऐसा लोगों को डाउट होता था दोस्तों, ठीक है। कंफ्यूज थे सारे लीडर्स, सारे टीम, सारे यहाँ पर कंफ्यूज थे कि अभी तो आया ही नहीं और ऐसे ही तुरंत ही उसका रेट कैसे ड्रॉप हो गया। तो रेट ड्रॉप होने की वजह ये थे कि 3.0 का जो टोकन बना था $61 का, उसका मल्टी सेंडर ने स्कैम कर दिया था, मल्टी सेंडर। और इस समय में कुछ लोग यूट्यूब में बना रहे थे ब्लॉक हो रहा स्कैम, ब्लॉक हो रहा की को किसी ने स्कैम कर दिया, वो नहीं बात कर रहे थे, ब्लॉक हो रहा स्कैम की बात कर रहे थे। मल्टी सेंडर ने स्कैम कर दिया। क्या स्कैम कर दिया वो मैं बताता हूँ। 4000 टी बैग वो 3.0 के लेके गया, जो नए बने थे। कैसे लेके गया? क्योंकि यहाँ पे एवरी विड्रॉल जो जाता था वो कैसे मल्टी सेंडर से जाता था, एक एक को नहीं, लोगों को एक साथ में, सभी लोगों का विड्रॉल जो है वो एक एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जाता था जिसको कहा जाता है मल्टी सेंडर। एक कंपनी हुआ करती थी, उसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका कि हर 200 विड्रॉल पे 10 मैटिक लेगा, ये इसके साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मगर उसने जब उस मल्टी सेंडर का जो कोडिंग किया, उस कोडिंग में उस बंदे ने स्कैम करके क्या कर दिया, 10 मैटिक के साथ 10 टीबैग का भी फंक्शन बना दिया, कोड लिख दिया। तो हर 200 विड्रॉल पे 10 टीबैग जा रहे थे और एक दिन में 40,000 विड्रॉल लोगों को जा रहे थे। तो 40,000 विड्रॉल जाने पे 200 विड्रॉल पे 10 टीबैग लेता था, तो एवरी डे वो 2000 टीबैग लेता था और 2-3 लोगों को विड्रॉल गया, यानी 4000 टीबैग वो इस तरह से लेके गया। ये सारी दुविधा थी, ये सारी समस्या चल रही थी। और ऐसे में हुआ क्या, फिर तो हो गया नो टीबैग, नो बीएनपी का टीबैग नहीं रहेगा, न तो आपको 2-0, न आपका 3-0, ऑल पे आउट को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ा। ये सारे खेल यहाँ पर हुए और इसको ऑल पे आउट को भी थोड़ा पॉज कर दिया, थोड़ा स्टॉप कर दिया, रोका गया सब कुछ। क्यों रोका गया? क्योंकि इसको बचाना बहुत ही जरूरी था। किसको? डीफाई के बकेट को, इस गल्ले को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये गल्ला बचेगा तभी सारी कम्युनिटी सेफ है, ऐसा यहाँ पर लोगों को, डेवलपर लोगों की माइंड में था। और ये इसकी टेक्नोलॉजी, इसको बचाने के लिए ये सारे प्रयास किए गए। इन प्रयास में बहुत सारे लोग पैनिक हुए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हुए हैं, ये बात सच है दोस्तों। दोस्तों अब इसको बचाने के लिए प्रिकॉशन लिया गया। क्या क्या प्रिकॉशन लिए गए? तो सबसे पहला ये देखा गया कि एक हैवी लिक्विडिटी होना चाहिए। तो एक हैवी लिक्विडिटी के लिए यहाँ पर 3.1 और मैटिक के साथ में एक हैवी लिक्विडिटी बनेगा, जिसके अंदर यहाँ पर ऐसा है कि रेट अगर $61 का लाना है तो 1 लाख टीबैग और $61 लाख अगर पूल में डालेंगे तो ये रेट आएगा। तो कैसे अभी ये लिक्विडिटी बनेगी? तो एक दिमाग और लगाया गया, एक लॉजिक एक लगाया गया कि अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट लोग स्टेकिंग करेंगे तो 50% टीबैग 50% मैटिक लेकर के एक हैवी लिक्विडिटी वाला पूल बनाया जाएगा। ये पिछले काफी दिनों से इसके काम चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में होल्ड कर दिया 7,500 वाले पैकेज को भी, होल्ड कर दिए पेंडिंग पे आउट, और होल्ड मैचिंग है और मैचिंग बोनस भी। BEP20 का जो कन्वर्सेशन है चेंज करके देना, उसको भी अभी होल्ड रखा गया। इसके बाद में होल्ड 2-0 को भी रखा गया है और डेली विड्रोवल का लिमिट कर दिया, यहाँ से $250 का यहाँ पर लिमिट कर दिया दोस्तों। अब इसकी ब्लॉक ओरा का जो है वो यहाँ पे देखते हैं, इसका स्टेकिंग हिस्ट्री। ये तो आपने देख लिया और आपने समझ भी लिया होगा शायद। टाइम क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा होगा थोड़ा सा टाइम, आप देख लेना। यहाँ पर हिस्ट्री ये है। हाँ गिरीश जी, बहुत अगर लंबा टाइम हो जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना। जी जी ब्लॉक जी ओरा सर। की जो हिस्ट्री थी, स्टेकिंग जो ट्रेडिंग हिस्ट्री, जो स्वैपिंग हिस्ट्री
कुछ इस तरह से रही दोस्तों कि शुरुआत में इसका जब $1 का रेट था, जब पूल क्रिएट किया गया था, तो $1 का रेट एक 1,96,000 का डॉलर का इसका वहां पर लिक्विडिटी था पूल। देखो आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, और $1 का रेट था। मगर इसका कैंडल ऐसे बना, बढ़ते गए लोगों ने, जैसे अभी मैंने बताया आपको, इस तरह से बाइंग आ करके इसका रेट को कैंडल ऊपर बना करके क्या हुआ यहाँ पर 48.19 का रेट इसका बना, जब उसकी लिक्विडिटी 126 लोगों की कुल मिलाकर के 12.15 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर बनी थी, और रेट इसका ये था दोस्तों। ये लिक्विडिटी कुछ लोगों ने, जैसे लीडर, बड़े बड़े लीडर, कोर टीम लोगों ने यहाँ पर इस लिक्विडिटी को थोड़ा थोड़ा लिक्विडिटी डाल करके यहाँ पर ये हुआ था, और ये इसका रेट था। मगर ये सारा किया किसने? पब्लिक ने। $1 का कॉइन को $48 पे ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो पब्लिक को, यानी कि मुझे और आपको, ठीक है। इसके बाद में इसकी एक ये भी हुआ ऐसा कि $48 से इसकी एक दूसरी भी कमांड बनी, जो कि नीचे की बनी। ये हुई ये इस तरह। अभी ये जो दोनों रेखा है, ऊपर की और नीचे की, ये दोनों रूप किसने दिए? तो ये पब्लिक ने दिए दोस्तों। इसको आगे बढ़ाने का काम पब्लिक का, पीछे, क्योंकि एक्सचेंज में लोगों ने बाय किया तो ऊपर बढ़ा, बेचा तो नीचे आया। ये इसका सिंपल लॉजिक यहाँ पर है दोस्तों। अब लिक्विडिटी मेन चीज था, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि पूल लिक्विडिटी इज आवर बैकबोन, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है? ये पूल लिक्विडिटी। सिर्फ ब्लॉकोरा और डेफी के लिए ही ये नहीं, पूरे वर्ल्ड के क्रिप्टो के मार्केट का बैकबोन जो है वो है पूल लिक्विडिटी दोस्तों। अगर ये लिक्विडिटी है अच्छा खासा और आपके पास में उस कॉइन है तो आप सेफ हो। अगर लिक्विडिटी बिना के कोई कॉइन अगर आपके पास में है तो आप सेफ नहीं हो, क्योंकि वो लिक्विडिटी है ही नहीं। तो आप क्या होगा, कब बेचोगे, कहाँ बेचोगे, ये समझ। लिक्विडिटी अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए लिक्विडिटी पूल? स्ट्रॉन्ग और हैवी, ये दोनों चीजें। स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और हैवी भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? कि सपोज अगर हमारे जो डेवलपर है नितिन जी और फिरोज जी, अगर वो ही अगर 2-5 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी वो खुद डाल देते हैं, तो क्या इसको हम स्ट्रॉन्ग समझेंगे? नो, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर वो सिर्फ एक या दो बंदे की बड़ी लिक्विडिटी है, तो वो कल को अगर उठा लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। और हैवी कैसे? तो हैवी ऐसे होगी कि जब ज्यादा लोग, मोर लिक्विडिटी प्रोवाइडर, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के अगर लिक्विडिटी डाला है तो वो हैवी लिक्विडिटी है। उसी में बहुत सारे बायर अगर आते हैं तो उसका रेट स्टेबल है। रेट स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है? हैवी लिक्विडिटी और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी के बारे में सारे दिन बात चलती है, और आगे और 2-4 दिन लिक्विडिटी पे बात चलने वाली है। तो इस लिक्विडिटी को समझना सीखना बहुत जरूरी है। तो एक आसान शब्दों में थोड़ा सा, मैं ही आखिरी आखिरी पार्ट है मेरा, तो मैं बात करूंगा पूल लिक्विडिटी कैसे होता है। तो आपकी वॉलेट में जो पड़ा हुआ कॉइन है और आपके वॉलेट में जो पड़े हुए डॉलर है, जैसे कि डॉलर को अगर बात करो तो मैटिक बोलो या तो अभी डॉलर किसको, जो अल्ट कॉइन है, ब्लॉकोरा के सामने जो अल्ट कॉइन है, जिस कॉइन को हम एक्सचेंज के अंदर या बेच करके उसका रुपीज होता है या डॉलर होता है, वो अल्ट कॉइन है, ठीक है। यानी कॉइन और डॉलर दोनों लेकर के आप पूल में खड़े हो जाते हो, तो ये पूल लिक्विडिटी है। जैसे कि हर जूम में मैंने भी बहुत बार उदाहरण दिए कि पूल लिक्विडिटी में खड़े होना यानी कि एक गोल्ड ज्वेलरी की दुकान होना, जैसे गिरीश जी ने कल भी बोला था कि मकसूद जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड गोल्ड की दुकान का क्या है कि जैसे कि आपके पास में सोना है, सोना मतलब गोल्ड है आपके पास में, और आपकी वाइफ ने पहना है, तो ये आपको क्या फायदा पहुंचा सकता है? अगर बहुत सारा सोना है और आपकी वाइफ ने पहना है तो ये रेट एप्रिसिएटेड दे सकता है, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। पहना हुआ रखा हुआ गोल्ड क्या क्या होगा, आपको रेट जो बढ़ेगा उसका फायदा होगा, रेट कम होगा तो उसका नुकसान भी होगा। दूसरी एक चीज है पैसा। ये पैसा अगर आपकी तिजोरी में पड़ा है तो ये तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा आपको क्या दे सकता है? इन्फ्लेशन, यानी कि डिक्रेशन, आपकी वैल्यू कम करता है। यही जो तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा और पहने हुए गहने, ये दोनों को लेकर के अगर आप दुकान खोलते हो, जैसे ये एक ऊपर दुकान खोला है सोलो, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर मिलेगा आपको। इसी तरह यहाँ पर लिक्विडिटी में भी ये ट्रांजेक्शन फीस मिलेगी। इसके बाद में रेट एप्रिसिएशन का फायदा तो होना ही होना है। बाय और सेलिंग की ब्रोकरेज मिलेगी, और आप बाय करोगे लो में और सेल करोगे हाई प्रॉफिट में।
तो दोस्तों इस गोल्ड ज्वेलरी वाला जो है खरीदने वाला होता है वो अमीर होता है कि बेचने वाला दुकान का मालिक जो है वो अमीर होता है? आप देखो, जो गोल्ड ज्वेलरी की दुकान वाला है वो खरीदार से ज्यादा अमीर होता है, क्योंकि वो उसने दुकान खोली है। अगर घर में सजा के रखता तो उसे ये बेनिफिट शायद न हो सकता। अभी बात आती है आर्बिट्रेज की, पेयरिंग की, तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, मगर स्पीड में थोड़ा चल के बताऊंगा। जैसे कहा गया है हर जूम में कि अभी हमारा आर्बिट्रेज में हम 29 ब्लॉकचेन पे आएंगे, ऐसा कहा गया है। 29 ब्लॉकचेन पे आएंगे, मगर अभी 5 ब्लॉकचेन से स्टार्ट होने वाला है, और वो दिन दूर नहीं, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही जल्दी से शुरू होने वाली है। मगर इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि पहले समझ लोगे इस सारी चीजों को तो आने के बाद आपको सीखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ करने की बात रहेगी। मगर होगा क्या, जब ये आ जाएगा तो फिर अगर आप सीखने बैठोगे तो जो तक शुरुआत की है उस तक आपके हाथ से निकल सकती है। मगर किसी भी चीज को आने से पहले अगर सीख लिया जाए तो यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो एक कहावत है, अगर आपने सुनी हो तो, पानी आने से पहले। आवाज चली गई आपकी। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू से अभी मकसूद भाई निकल गए हैं, बट आई एम श्योर जल्दी वापस जुड़ जाएंगे। स्टे विद अस। यस, वापस आ गए हैं हम। मकसूद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ गिरीश जी, क्या हो गया, कैसे ब्लॉक डिस्कनेक्ट बंद हो हो गए गया? थे आप डिस्कनेक्ट मैं हो गए डिस थे वापस। मैं हो गया था क्या? जी जी। ओके, चलिए फिर से मैं जुड़ जाता हूँ और 10 मिनट के लिए, ठीक है ना? तो अभी यस, स्क्रीन दिख रही है, मेरा वही स्लाइड दिख रही है ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, पेयरिंग वाला। ठीक है। देखो, रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, मगर फिर से मैं आ चुका हूँ। नोट सभी में $61 का यहाँ पर क्या होगा, पूल बनाया जाएगा। अगर बीएनबी पे $61 का रेट लाना है और वहां पर पूल बनाना है तो क्या करना होगा कि एक टी बैग और $61 का बीएनबी यहाँ पे रखना पड़ेगा। बीएनबी का रेट वैसे क्या है, $310 का, मगर अभी $61 का बीएनबी यहाँ पे रखना है तो उसके सतोशी रखना पड़ेंगे, या तो यूं कहा जाए कि बीएनबी का टुकड़ा वहां पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे $61 की वैल्यू का। तो $61 की वैल्यू का बीएनबी का टुकड़ा यहाँ पे रखा है, और यहाँ पर एक टी बैग रखा है, तो इसकी $61 की वैल्यू होकर के ये पूल हमारा हो गया। इसी तरह इथेरियम पे होगा, इसी तरह मैटिक पे, सोलाना पे, एविनेंस पे, पैनोरामा पे, एक्स वाई जेड पे, एबीसीडी पे, इस तरह से सारे पूल बने जाएंगे। और एक पूल बड़ा बना जाएगा जहाँ, जो कि पैनोरामा के साथ होगा, बाकी के सारे छोटी छोटी लिक्विडिटी के पूल बने जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इससे क्या फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में, हमें आपको ये हमें समझना है। जैसे जैसे कि ब्लॉगोरा की कम्युनिटी में किसी ने ब्लॉगोरा को न तो बाय किया न तो सेल किया, मगर बीएनबी की एक बड़ी कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और वहां पर किसी ने तो आकर के इसकी कम्युनिटी बढ़ी और वहां पर थोड़ा सा चेंज आया 10% का, ठीक है। तो 10% चेंज हुआ यहाँ पर, यानी कि जो टुकड़ा हमने यहाँ पे रखा था $61 का बीएनबी का, उस टुकड़े का भी 10% बढ़ गया भाव। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लॉक हो रहा का एक एक टीबैग का रेट यहाँ पर हो जाता है $67 का। अभी इथेरियम का जो रेट क्या हो गया, 10% गिर गया समझो। तो ये टुकड़े जो यहाँ पे रखे थे इथेरियम का, उसका भी रेट गिर गया होगा, तो यहाँ पर इसका रेट भी गिर गया होगा। ब्लॉक हो रहा का 54 हुआ होगा। इसके बाद में ये क्या हो रहा है गिरीश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, कुछ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कंटिन्यू करिए। अच्छा, ठीक है।
30% ये मैटिक का रेट बढ़ा, तो स्वाभाविक है इसका भी 30% बढ़ जाएगा, 79 हो गया। इसका रेट कम हुआ तो यहाँ पर कम हो जाएगा, इसका बढ़ गया तो इसका बढ़ जाएगा, कि कहीं कम हो जाएगा कहीं बढ़ जाएगा। पैनोरमा जो है वो एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टोकन है अभी, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? कि दुनिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है, जो कि सारे लोगों के कोड को वेरीफाई करती है, ऑडिट करती है, जिसको कहा जाता है सर्टी, वो उसने खुद इसका एक टोकोनोमाइज देख करके इसको यूनिक यूनिक टोकन का नाम दिया, देखो। और वही पेनोरमा पे अगर यहाँ पर इसका पूल बनाया जाएगा तो इसका 100% आगे बढ़ने के चांसेस है। तो अगर बढ़ेगा यहाँ पर तो ये $61 का रेट का टोकन का क्या होगा, 122 हो जाएगा। अगर 10% किसी का कम हुआ तो किसी का बढ़ेगा, किसी का ज्यादा हुआ तो ठीक है। अभी आर्बिट्रेज आने के बाद लोग क्या करेंगे कि $67 का जहां पर रेट है वहां से खरीद करके 79 में बेचेंगे। अभी ज्यादा ज्यादा लोग से 67 में से खरीदी करेंगे, तो जो 61 का रेट था वो बढ़ के ऊपर चला जाएगा, और जहां पर आकर के बेचते हैं यानी 79 वाले रेट पे बेचते हैं, तो बेचने वाले का रेट नीचे चला जाएगा। अब रेट जब नीचे चला जाएगा तो फिर उसको बाय करने के लिए अच्छा होगा, और ऊपर जाएगा जिसका, उसको यहाँ पर खरीदने बेचने के लिए फायदा होगा। तो यहाँ पर ये है, यहाँ आपको बायर सेलर और लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है कहाँ कम रेट है कहाँ ज्यादा है, एक सी ब्रिज के माध्यम से उस सी ब्रिज, इस आर्बिट्रेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है कि एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे ले जाने के लिए एक ब्रिज होता है। अभी फिलहाल ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई ब्रिज नहीं है, अभी आपको सेलार का ब्रिज है, पॉलीगॉन की ब्रिज है, ऐसे बहुत सारे ब्रिज है। मगर सारे ब्रिज ऐसे है कि कोई तो सेंट्रलाइज ब्रिज है, का तो कोई तो फीस ज्यादा लेती है। तो डेवलपर लोगों की क्या नीयत अच्छी है, ऐसा कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, लोग फंसे ना, इसलिए इन्होंने खुद का अपना बी ब्रिज बनाने का सोच लिया, खुद का बी ब्रिज बनाएगा जिसमें ट्रांजेक्शन फीस कम लगेगी और वो डिसेंट्रलाइज वे में होगा, जिसका कमांड किसी के हाथ में नहीं होगा। ऐसा इन्होंने, इसलिए ये सारे वेटिंग पीरियड हमारा अभी चल रहा है। ये सी ब्रिज आ जाएगा, यहाँ पर लोगों आर्बिट्रेज का भी मौका मिलेगा दोस्तों। इसके बाद में अपॉर्चुनिटी क्या है आर्बिट्रेज आने के बाद, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज फार बिगर देन स्टेकिंग। स्टेकिंग करने वाले लोग तो बहुत कम है, मगर दुनिया में लोग दोस्तों ट्रेडिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। एक गूगल के सर्वे के मुताबिक दे आर 73 करोड़ पीपल ट्रेडिंग इन डेली वर्ल्ड वाइड। 73 करोड़ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सुबह उठते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, कभी बाइनांस, कभी वजीरेक्स, कहीं का शेयर मार्केट वगैरह, सारे सब जगह में मिला करके इतने लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमारी ब्लॉगर कम्युनिटी, डेवलपर और सारे लोग मिल करके उनमें से 4 लाख लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉगोरा के प्लेटफॉर्म पे इस आर्बिट्रेज को अगर इन्होंने समझ लिया, और यहाँ पर ये अपने 10,000 छोटा सा अमाउंट लेकर के अगर वो लोग ट्रेड करने आते हैं, तो क्या होता है, बाइंग प्रेशर टीबेक का इतना आता है, 400 करोड़ का बाइंग प्रेशर आएगा ब्लॉगोरा पे। कैसे आएगा? क्योंकि उनको आर्बिट्रेज करने के लिए जो कॉइन की जरूरत रहेगी सबसे पहला। अगर आपको मान लो ब्लॉगोरा का ट्रेडिंग करना है तो ब्लॉगोरा फर्स्ट ऑफ फर्स्ट बाय करना पड़ेगा। तो उन 4 लाख लोगों को अगर बाय करना है तो 400 करोड़ का टी बैग पे प्रेशर आएगा, और उससे फायदा क्या होगा, रेट एप्रिसिएशन का फायदा हमें भी मिलेगा। और उन जो 4 लोग हैं जो अपना 10,000 कैपिटल लेकर के ट्रेडिंग, ट्रेडर जो लोग हैं वो 1,000-2,000 लेकर के ट्रेड नहीं करते। ऐसे दुनिया में बहुत ट्रेडर है जो $1,00,000, $50,000 या $2,00,000 लेकर के एक कंप्यूटर में पूरे ऑफिस सेटअप कर करके ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे लोग, उनको जब आर्बिट्रेज के बारे में ये जानकारी मिलेगी कि ये ऐसा है, यहाँ पर इतना बेनिफिशियल है, तो सारे लोग टी बैग को खरीदी करेंगे और उनको विड्रॉल देने की जरूरत ना रहेगी डीफाई सिस्टम को। तो हाई वॉल्यूम होगा, लिक्विडिटी में नहीं, मैनिपुलेशन नहीं होगी, और हमारा जो टी बैग का प्लेटफॉर्म है वो अभी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर बिजनेस का नेचर ये है, बहुत फास्ट में चलूंगा, एक बार ये पीपीटी में चला चुका हूँ, और अगर दोबारा मौका मिलेगा फिर इस पे डीप में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ लिखा हुआ पढ़ करके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा समय न लेने का ये मेरा आपका
कमिटमेंट है। तो फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर बिजनेस में क्या होता है, एकदम से अपडेट आते हैं, फ्रीक्वेंट अपडेट आते हैं और न्यू चैलेंजेस खड़े होते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए नए नए चैलेंजेस आते हैं सामने, ये बग निकलते हैं। एक्सटेंड प्रोजेक्ट, जो हमारा वर्क प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई कुछ ना कुछ बग निकलते हैं, फिर उसको रिपेयर किया जाता है, फिर उसको ऑडिट किया जाता है। ऐसे सारे बग्स सामने आ रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर बिजनेस का अगर हमें मालूम नहीं, तो उसके चैलेंजेस को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी बंदा, मैं हो या आप हो, अगर जिस बिजनेस की हमें जानकारी नहीं, उसके चैलेंजेस हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस बिजनेस को अगर हम जानते हैं, उसके चैलेंजेस तो हम तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, यानी उसको हम अपना लेंगे। जैसे कि ट्रक बिजनेस जो होता है, जिसके अंदर अगर आपका ट्रक का बिजनेस है, नया ट्रक लिया, पहली ट्रिप में उसका टायर फट गया, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे यार ये तो होता रहता है, टायर है क्या है, फटता है, ऐसा इसको एक्सेप्ट करो। एक्सीडेंट हो गया तब भी आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं यार एक्सीडेंट तो होता रहता है, रोड का मामला है, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस हम जानते हैं, इसलिए हम इसके सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर बिजनेस हमारे लिए नया है, इसलिए इसके चैलेंजेस हमारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद में एस्टाब्लिश इंडस्ट्रीज की बात करो, जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, पुरानी जो, तो सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज एक है एरोप्लेन की इंडस्ट्रीज, फ्लाइट की, जो के बोलते हैं एयरलाइंस। ये 60 साल पुरानी है। अभी अगर इनमें से कोई फ्लाइट में बैठे होंगे तो देखे होंगे कि फ्लाइट की सुविधा कितनी आरामदायक है, कितनी आसान है, कि आदमी अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकता है, आराम से बैठता है अंदर। वहां पर फ्लाइट के अंदर आपको इतनी सुविधा दी, इतनी प्यार से बात किया जाता है, पानी मांगो, यानी ऐसी सारी सुविधा है फ्लाइट में भी, ठीक है। मगर यही सुविधा, यही एरो इंडस्ट्रीज को अगर आप 20 साल बैक जाके देखो, 20 साल पीछे जाकर के देखो, तो इतना बेटर टेक्नोलॉजी फ्लाइट में नहीं हुआ करता था। फ्लाइट डिले होती थी, फ्लाइट कैंसिल होती थी। और इसके 20 साल और जाकर के देखो, आप न्यूज़पेपर में सारे इसकी हिस्ट्री मिलेगी कि 40 साल पुराना है जो फ्लाइट का जो है इंडस्ट्री, वो कैसी हुआ करती। तो 40 साल पहले ये एरोप्लेन इंडस्ट्री ऐसी थी, बेटर टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ्लाइट क्रैश होते थे। आज भी बहुत सारे न्यूज में फ्लाइट क्रैश का, फ्लाइट मिसिंग के न्यूज पड़े होंगे, आप गूगल पे जाके उसको सर्च करके देख सकते हो। 60 साल पुराना देखो इस इंडस्ट्रीज का हाल तो ये है कि लोग फ्लाइट में बैठने के लिए डरते थे। बहुत सारे इतने फ्लाइट भी नहीं होते थे, और प्राइवेट तो लोग थे ही नहीं ट्रैवलर जो फ्लाइट के, जो आज तो बहुत प्राइवेट फ्लाइट। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाया करती थी, एक दो फ्लाइट उड़ा करते थे, 60 साल पहले की अगर बात देखी जाए तो, ठीक है। अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिश इंडस्ट्री जो 60 साल पुरानी है, इसको हमने देखा आज इतनी स्मूथ दिख रही है, मगर शुरुआत क्या था, ये था। क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो हमारे लिए 12 साल है, अभी सिर्फ 12 साल हुआ है। और अभी समझने को तो अभी हमको 4 साल ही हुआ है, यूं समझो, ठीक है। 12 साल पहले बिटकॉइन क्या है किसी को पता नहीं था, ठीक है? इसके बाद में वी आर इन जस्ट स्टार्टिंग, हम लोग अभी नए हैं, पहली शुरुआती फेज पर है हम सारे लोग इस इंडस्ट्री के। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिले होगा, बहुत सारे फेलियर भी आएंगे, बहुत सारे अपडेशन को भी हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट टू डू, क्या करें अब हम, इतना सारा जानने के बाद लास्ट 2 स्लाइड है, क्या करें हम। तो हम पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ, कि पेशेंस रखो। और अभी इस पेशेंट का खात्मा होने वाला है, खत्म होने वाला है। बहुत ही जल्दी हमारे सारों के चेहरों में, सारों के घरों में खुशियां आने वाली है इंशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टी बैग अभी क्या करना है हमको, अगर टी बैग के इस ब्लॉकरा के बारे में बताएंगे, तो इसका रिस्क फैक्टर लोगों को क्लियरली बताओ, कि भाई इसको सीखो, समझो, इसका रिस्क फैक्टर भी देखो। ज्यादातर इंसान का नेचर क्या होता है, प्रॉफिट को पहले देखता है, मगर कई रिस्क वाली बात आती है तो उसको हम लोग न समझते हैं, न सीखते हैं। लोगों के, किसी के और के कंधे पे रख करके बंदूक न चलाओ, खुद सीखो, समझोगे कहाँ रिस्क है। इसको हम नहीं सीखे उन लोगों के लिए रिस्क है, जो सीखा उसके लिए रिस्क कम है दोस्तों। अगर किसी को प्रेजेंट करते हो, पूरा इसको क्लियर प्रेजेंट करो, उसके साथ कमिटमेंट करो कि भाई जूम अटेंड करना। अगर आपको ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो 2x का, अभी तो 2x का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको पूरा जूम अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अटेंड जूम करना पड़ेगी। और अभी आपको वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब लिक्विडिटी रिलेटेड, अभी आपको 2-4 दिन मिले हैं, 5 दिन मिले हैं, समझो जो भी है। तो उसमें आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करो, लिक्विडिटी रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है इस लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी जो है हमारा वो इसका हिस्सा रहेगा अभी आने वाले दिनों में दोस्तों। मंडे का जूम अटेंड करो, अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं, क्या क्या दिमाग लेकर के आते हैं और बताते हैं। जैसे आप एक कम्युनिटी का बंदा हो, मैं भी ऐसा ही हूँ एक बंदा। मैं इसका सीईओ नहीं हूँ, ना गिरीश जी इसके सीईओ है, ना रियाज जी है, सारे लोग एक कम्युनिटी के मेंबर है।
और सारे लोग मिल करके इसको प्रेजेंट करते हैं, इसको सिखाते हैं। समझ इस जूम में कौन जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है, किसका बंदा है, मुझे कुछ पता नहीं, मगर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को मिला करके इसके बारे में ये जानकारी दिया। ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम खत्म करेंगे आज के प्रेजेंटेशन को। काफी समय ले लिया क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था 4 घंटे का प्रेजेंटेशन है, उसको 1 घंटे में छुआ, तो बहुत चीजें मैंने ऐसे छोड़ी है, बहुत चीजें आपको समझ आई हो, छूट गई होगी भी तो भी टेंशन नहीं। ये डीफाई अब जो है डीफाई एआई, अब वो डीफाई वी होने वाला है दोस्तों, न्यू प्लेटफॉर्म में कुछ ही समय में दोस्तों, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसके मेन स्तंभ क्या है? सबसे पहला स्टेकिंग। कौन करेगा यहाँ पर स्टेकिंग? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक ही स्टेकिंग। अभी तक डीफाई एआई में भी पब्लिक ने स्टेकिंग किया, आगे भी पब्लिक में स्टेकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी कौन करेगा इसमें? तो ये पब्लिक करेगी, मैं और आप सारे लोग मिलके। जो स्टेकिंग करेगा वो इसमें लिक्विडिटी करेगा, पब्लिक स्टेकिंग करती है तो लिक्विडिटी भी पब्लिक ही करेगी। तीसरा जो है वो है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज कौन करेगा? तो वो भी पब्लिक करेगी, मैं और आप सारे लोग मिल करके हम लोग पब्लिक। अभी सारा काम पब्लिक को करना है, तो डीफाई क्या है? पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है ना दोस्तों, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक को ही यहाँ पर स्टेकिंग करना है, लिक्विडिटी करना है, आर्बिट्रेज करना है, रेट बढ़ाना भी पब्लिक को है, रेट घटाना भी पब्लिक को है। तो ये आखिरी सूत्र यहाँ पे है, हम सभी को इन तीनों में हिस्सा लेना है और हमारा खिस्सा भरना है दोस्तों। ये आखिरी स्लाइड थी, मैं यहाँ खत्म करके मेरा प्रेजेंटेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और जितना मुझसे बन सका, जितना मैंने चाहा समझाने के लिए, मैं आपको समझा दिया है। गिरीश जी, अगर आप है तो इसको क्लोज कर सकते हो। जी जी, थैंक यू मकसूद भाई। जैसे मैंने शुरू में कहा कि गुलाब जामुन और रसगुल्ला की तरह आप मीठे मीठे शब्दों में जो है ना, आप चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से समझाते हैं। और मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ ग्रेट ग्रेट करके बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्सेज भी अरे यहाँ पे आ रहे हैं। थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक यू। मच। आपने कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत मीठे शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया है। और मैं पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, पूरी कोर टीम, 100 वॉरियर्स, हार्ड कोर, सबके ब्याह पे, पूरे कम्युनिटी के ब्याह पे आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। जैसे भी मकसूद भाई ने बोला कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आने वाले हैं और आप सबके चेहरे पे बहुत जबरदस्त खुशी आने वाली है। यस। तो आई एम श्योर आप उस घड़ी का थोड़े से और पेशेंस के साथ सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। और आई एम श्योर जैसे कि लास्ट गोवा में और उसके बाद रियाज भाई ने और बाकी लीडर्स ने भी अपडेट किया है कि हमारा एक, अगर मैं सिंपल अगर कहावत के तौर पे बताऊं तो हमारी हाथी निकल चुका है और सिर्फ पूंछ बाकी है। और एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट डिजाइन हो चुका है और उसका ऑडिट भी हो चुका है, बस उसका रिपोर्ट आना बाकी है। और वो कभी भी हमारे हाथ में आएगा तो उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको सबको पता ही है क्या करना है। स्टेकिंग तो हम कर ही रहे हैं, लिक्विडिटी और आर्बिट्रेज सब चीजें हम यहाँ पर करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को, एक कम्युनिटी ऑलरेडी एक बड़ी, एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, एक इंटैक्ट कम्युनिटी है। और सभी लीडर्स, आई एम श्योर आप भी जानते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट दुनिया में आज की डेट में नहीं है। और सभी लीडर्स ऑलरेडी कमर कस के क्या कहते हैं, लिक्विडिटी तैयार करके रखा हुआ है। एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे डलने वाली है। तो बस इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। और बाकी मीनवाइल जो अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो सिस्टम में आप स्टेकिंग का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले ही रहे हैं और ले भी आगे भी लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। और वंस अगेन मकसूद भाई को थैंक यू कहते हुए आज का ये सेशन मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। और कल इसी टाइम पे हम लोग वापस एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, नए लीडर के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे वापस। और तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।